द फनल इफेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया में एक काफ़ी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने वाले हैं, डिसीजन फॉरेस्ट्स। आजकल ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि मशीनें कैसे निर्णय लेती हैं और इसमें डिसीजन फॉरेस्ट्स की एक अहम भूमिका है। हमारी आज की चर्चा का आधार गूगल फॉर डेवलपर्स के मशीन लर्निंग सेक्शन से लिया गया है। उन्होंने डिसीजन फॉरेस्ट पर काफ़ी अच्छा स्पष्टीकरण दिया है। तो हमारा लक्ष्य है इस कॉन्सेप्ट को सरल शब्दों में समझना कि ये डिसीजन फॉरेस्ट आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। कोशिश करेंगे कि बिना किसी तकनीकी जटिलता में उलझे इसे समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये फॉरेस्ट यानी जंगल शब्द ही क्यों, क्या मतलब है इसका? हाँ, अच्छा सवाल है। फॉरेस्ट इसलिए क्योंकि ये मॉडल किसी एक अकेले पेड़ यानी डिसीजन ट्री पर निर्भर नहीं करता। इसके बजाय ये कई सारे मतलब बहुत सारे डिसीजन ट्रीज से मिलकर बनता है। आप इसे यूं समझ लीजिए जैसे किसी जरूरी निर्णय के लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति की राय ना लें, बल्कि एक पूरी समिति, एक एक्सपर्ट्स की कमेटी बना लें। अच्छा, समिति वाला उदाहरण? हाँ, ये सही है। बिल्कुल। हर पेड़ यानी समिति का हर सदस्य अपनी राय देता है और फिर उन सबको मिलाकर एक सामूहिक फैसला लिया जाता है। तो मतलब एक अकेले पेड़ से तो ये जंगल बेहतर ही होगा ना, ज्यादा भरोसेमंद। बिल्कुल। तकनीकी रूप से कहें तो डिसीजन फॉरेस्ट एक जेनरिक टर्म है, मतलब एक आम शब्द है। इसका उपयोग उन सभी मॉडल्स के लिए होता है जो कई डिसीजन ट्रीज से बने होते हैं। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डिसीजन फॉरेस्ट का जो अंतिम निर्णय होता है, जो प्रिडिक्शन होता है, वो उसके अंदर मौजूद सभी डिसीजन ट्रीज के निर्णयों को किसी न किसी तरह से मिलाकर यानी एग्रीगेट करके निकाला जाता है। एग्रीगेशन यानी सबको मिलाना। यहीं पर मुझे लगता है कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ये पेड़ अपने अपने अनुमानों या निर्णयों को मिलाते कैसे हैं? क्या सबका तरीका एक जैसा होता है? जैसे समिति में वोटिंग होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और जवाब है नहीं, तरीका हमेशा एक जैसा नहीं होता। एग्रीगेशन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि डिसीजन फॉरेस्ट को ट्रेन करने के लिए कौन सा खास एल्गोरिदम इस्तेमाल किया गया है। स्रोत में दो मुख्य उदाहरण दिए गए हैं जिससे ये अंतर एकदम साफ हो जाता है। हाँ, पहला उदाहरण था रैंडम फॉरेस्ट का, खासकर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। वहाँ कैसे काम होता है? हाँ, रैंडम फॉरेस्ट। मान लीजिए हमें ये पहचानना है कि तस्वीर में बिल्ली है, कुत्ता है या पक्षी, मतलब कई ऑप्शंस हैं। तो रैंडम फॉरेस्ट में हर एक डिसीजन ट्री किसी एक क्लास के पक्ष में वोट करता है। वोट जैसे चुनाव में होता है। बिल्कुल, एक तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है पेड़ों के बीच। हर पेड़ अपना वोट देगा और अंत में रैंडम फॉरेस्ट का निर्णय वही क्लास होगी जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले हों। अच्छा, तो ये तो काफी सीधा है, वोटिंग जैसा। अब बात आती है दूसरे उदाहरण की, वो थोड़ा अलग था शायद। हाँ, दूसरा उदाहरण है ग्रेडियंट बूस्टेड डिसीजन ट्रीज का या GBT। इसे अक्सर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाइनरी मतलब जहां दो ही विकल्प हों, जैसे हाँ या नहीं या सही या गलत का निर्णय। यहाँ प्रक्रिया थोड़ी अलग है। अलग कैसे? वोटिंग नहीं होती? नहीं, GBT में हर पेड़ एक क्लास के लिए सीधा वोट नहीं करता, वो एक लॉगिट वैल्यू देता है। लॉगिट? ये क्या होता है? लॉगिट एक तरह का स्कोर है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, मतलब दशमलव वाला नंबर। ये स्कोर बताता है कि पेड़ किसी निर्णय के पक्ष में है या विपक्ष में और कितना मजबूती से है। ओह, तो सिर्फ हाँ या ना नहीं, बल्कि कितना हाँ या कितना ना ये भी बताता है। बिल्कुल, ये ज्यादा बारीक जानकारी है। फिर ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री का अंतिम निर्णय कैसे होता है, वो इन सभी पेड़ों द्वारा दिए गए लॉजिट वैल्यूज को जोड़कर निकाला जाता है और फिर उस योग पर अक्सर एक एक्टिवेशन फंक्शन जैसे कि सिग्मॉइड लगाया जाता है। सिग्मॉइड, अच्छा। तो ये वोटिंग से तो काफी अलग हुआ। ये तो स्कोर्स को जोड़ने जैसा है। हाँ, बिल्कुल अलग है। एक में वोटिंग, दूसरे में स्कोरिंग और फिर उसे संभावना में बदलना। तो इस सब का मतलब क्या निकल रहा है? यही कि डिसीजन फॉरेस्ट कोई एक चीज नहीं है। सही, ये कई डिसीजन ट्रीज का समूह है, एक अम्ब्रेला टर्म है। और इन पेड़ों के निर्णयों को जोड़ने या मिलाने मतलब एग्रीगेट करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे रैंडम फॉरेस्ट में वोटिंग और GBT में लॉजिट स्कोर जोड़ना। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर से जोड़ें, हाँ, तो ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये अलग अलग एग्रीगेशन तरीके क्यों मौजूद हैं।
स्रोत यह तो नहीं बताता कि एक तरीका दूसरे से बेहतर क्यों है हर मामले में, लेकिन ये स्पष्ट करता है कि अलग-अलग एल्गोरिथम अलग-अलग तरीकों से काम करते हैं। और शायद अलग-अलग समस्याओं के लिए अलग-अलग तरीके बेहतर होते होंगे। हाँ, यही विविधता ही मशीन लर्निंग मॉडल्स को विभिन्न प्रकार की समस्याओं के लिए उपयुक्त बनाती है। और एक बात तो पक्की है, एक अकेले पेड़ की तुलना में कई पेड़ों का उपयोग, मतलब ये फॉरेस्ट वाला अप्रोच, अक्सर ज्यादा सटीक और ज्यादा रोबस्ट यानी परिणाम देता है। ये तो समझ आता है, टीम वर्क हमेशा बेहतर होता है। एक तरह से कह सकते हैं। हमने देखा कि डिसीजन फॉरेस्ट में पेड़ अपने अनुमानों को अलग-अलग तरीकों से मिलाते हैं, कभी वोटिंग से, कभी स्कोर जोड़कर। ये वाकई सोचने वाली बात है कि किसी खास समस्या के लिए कब रैंडम फॉरेस्ट जैसा मॉडल चुनना बेहतर होगा और कब ग्रेडियंट बूस्टेड ट्री जैसा। हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। मतलब किन परिस्थितियों में एक तरीका दूसरे से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इस पे शायद थोड़ी और रिसर्च करनी होगी या अनुभव से सीखना होगा। बिल्कुल, ये आगे जानने और समझने के लिए एक दिलचस्प सवाल है और असल दुनिया में मॉडल चुनते समय यही सोचना पड़ता है। सटीकता चाहिए या स्पीड या बनाने में आसानी, क्या ट्रेड ऑफ्स हैं? सही कहा, ये चुनाव हमेशा कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करेगा। चलिए, आज हमने डिसीजन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से समझने की कोशिश की। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को भी ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। द फनल इफेक्ट देखने के लिए धन्यवाद।